सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञानात्मक पक्ष या फिर ज्ञानात्मक पक्ष के विषय में विस्तार से। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि हम एक एक पक्ष के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। संज्ञानात्मक या फिर ज्ञानात्मक पक्ष को भी कितने भागों में बांटा गया है, आज हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे यहाँ। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से शुरू करके उच्चतम स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 6 वर्गों में विभाजित किया है। यानी कि जो संज्ञानात्मक पक्ष है या फिर ज्ञानात्मक पक्ष है, इसे निम्न स्तर से शुरू करके उच्च स्तर तक ले जाया गया है। यानी कि बच्चों को जो भी ज्ञान देते हैं शिक्षक, उसका एक सही क्रम होता है, किस तरीके से बच्चा ज्ञान ग्रहण करता है, कैसे उसे अवबोध होता है, फिर वह उसका कैसे अनुप्रयोग करता है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इन सभी में इस तरीके से विभाजित किया गया है कि बच्चा किस तरीके से सीखता है और किस तरीके से उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इन सभी के विषय में हम इसमें समझ जाएंगे। इसके बाद देखिए, साथ ही उन्होंने हर वर्ग के अधिगम के परिणामों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उद्देश्यों के वर्गीकरण में प्रत्येक पक्ष का विस्तार क्रम प्रस्तुत किया गया है। इस समूह ने एक नवीन वर्गीकरण का निर्माण किया जिसका आधार स्थूल से सूक्ष्म की ओर या फिर सरल से कठिन की ओर रखा गया। यानी कि बच्चे को पहले सरल चीजें सिखाई जाएंगी, धीरे धीरे वह क्या करेगा, उनका अवबोध करेगा और इसके बाद बच्चा उस ज्ञान को सीख लेगा और ग्रहण कर लेगा। उद्देश्यों के इस चढ़ाव क्रम या वर्गीकरण को ही हम क्या कहते हैं, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत ज्ञान यानी कि नॉलेज पहला पड़ाव क्या है, इसे हम प्रथम क्रम या निम्न स्तर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखिए। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को विषय वस्तु के विभिन्न पद, सूत्र, परिभाषाएं पहचानना, इसके अलावा जानना, चुनना आदि का ज्ञान कराया जाता है। यानी कि ये सबसे निम्न स्तर है या प्रथम क्रम है ज्ञान। इसमें हम बच्चों को किसी भी लेसन के विषय में या किसी भी पाठ को हम पढ़ाते हैं तो उनको उस पाठ के सूत्र बताते हैं, परिभाषाएं बताते हैं, उसके जितने भी संकेत होते हैं उन्हें हम इन्हें पहचानने को कहते हैं और उसकी समझ विकसित करते हैं। किसमें? ज्ञान में। तो ज्ञान के अंतर्गत हम याद रखेंगे कि हम पद, परिभाषाओं, सूत्रों के विषय में बात करते हैं और बच्चों को हम जिस तरीके से क्लास में पढ़ाते हैं उसे ही हम क्या कह सकते हैं, ज्ञान या प्रथम क्रम कह सकते हैं। अब आपने बच्चों को तो सिखा दिया, परिभाषाएं बता दी, सूत्र बता दिया, कैसे सवाल लगाना है ये भी बता दिया, लेकिन अब बच्चे ने कितना सीखा ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो दूसरा जो पॉइंट है, आप देखिए, बोध या अवबोध भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है। तो ये होता है दूसरा क्रम या निम्न स्तर। ज्ञान के उपरांत बोध आता है। सीखे हुए ज्ञान और उसके गुण दोषों की विवेचना करके स्वीकार या अस्वीकार करने की क्षमता उत्पन्न होना बोध स्तर का संज्ञान है। दोस्तों, बच्चे को जो भी सिखाया गया उसने कितना सीखा और सीखे हुए ज्ञान और उसके गुण दोषों की वह विवेचना कर पा रहा है कि नहीं, उसने जो ज्ञान उसे दिया गया उसको सही से वह स्वीकार कर पाया नहीं, कितना उसने सीखा और कितना उसने नहीं सीखा, इन सभी की बात होती है अवबोध के अंतर्गत। इसे हम क्या कहते हैं, दूसरा क्रम या निम्न स्तर। याद रखिएगा आप लोग कि इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चे को, जैसे आपने बच्चे को पढ़ा तो दिया, लेसन पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, लेकिन बच्चा कितना सीखा, उसने कितना ग्रहण किया, वह क्या उन जो चीजें उसने ग्रहण की हैं वह बाद में पूछने पर आपको बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है, या फिर आपने जो सवाल लगा दिया है उस तरीके के और सवाल उसे दिए जा रहे हैं तो क्या वह लगा पा रहा है या फिर नहीं लगा पा रहा है। बोध का मतलब तो यही होता है ना, अंडरस्टैंड, मतलब बच्चा कितना सीखा जो आपने उसे सिखाया है। तो बोध का मतलब ये हुआ कि आपकी जो भी आपने उसे ज्ञान दिया है, जो भी आपने सिखाया है, वो उस तरीके के सूत्रों पर, फार्मूले पर क्वेश्चन लगा पा रहा है या नहीं लगा पा रहा है। यही सब चीजें होती हैं अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत या बोध या अवबोध के अंतर्गत। अब इसके बाद तीसरा है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब है आपने बच्चे को ज्ञान तो दे दिया, लेकिन क्या वह उस ज्ञान का प्रयोग कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। अगर उसके सामने उसी तरीके की नवीन परिस्थितियां आ जाती हैं तो क्या वह उस ज्ञान का प्रयोग कर पा रहा है। इसे देखिए, तीसरा क्रम या उच्चतर या उच्च स्तर भी कहते हैं। तो आप देखिए, इस स्तर के अंतर्गत बालक ज्ञान व बोध के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका वास्तविक जीवन में या नवीन या विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग कर पाता है।
इस उद्देश्य को ज्ञान व बोध उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है। इसके अंतर्गत सामान्यीकरण करना, निदान करना या नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना। दोस्तों, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि जब बच्चे को आपने ज्ञान दिया, आपने उसे पढ़ा दिया चैप्टर, उसने उस चैप्टर को सीख लिया, जितना आपने पढ़ाया उससे उसने क्या किया, अंडरस्टैंड कर लिया, सीख लिया। अब यहाँ पर जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन, अब यहाँ पर बच्चा जितना भी ज्ञान उसने सीखा है, वह क्या करेगा, उस ज्ञान का उपयोग करेगा नवीन परिस्थितियों में। अगर वह उस तरीके की परिस्थितियां देखता है जिस तरीके से आपने उसे सिखाया है, तो वह क्या करेगा, उन नवीन परिस्थितियों में उन फॉर्मूलों का यूज करेगा, उसको सीखेगा कैसे इसका उपयोग करना है और किस तरीके से इसका उपयोग सही तरीके से करना है कि हम अपने अच्छे से अपनी सभी समस्याओं को सुलझा लें। दोस्तों, ये जो अनुप्रयोग है, यह ज्ञान और अवबोध इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद ही अनुप्रयोग का नंबर आता है। एक बार आपने ज्ञान को सीखा, एक बार टीचर ने आपको पढ़ाया, आपने ज्ञान सीखा, फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने उसको समझा, अच्छे से आपने उसको समझ लिया, फिर आपने क्या किया, उसको समझने के बाद आप क्या कर रहे हो, उसका अनुप्रयोग कर रहे हो, उसको नवीन-नवीन परिस्थितियों में आप उसका उपयोग करके सीख रहे हो। यानी कि आपने क्या किया, उस ज्ञान को अच्छे से सीखा, जिसकी वजह से आप उसको अपने दैनिक जीवन में भी उसका प्रयोग कर पा रहे हैं और किसी को भी आप समझा पा रहे हैं अच्छे से। ठीक है? इसके अंतर्गत सामान्यीकरण करना, निदान करना, नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना आदि आते हैं। इसका मतलब यही दोस्तों कि टीचर ने जो चीजें आपको पढ़ाई हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई हैं। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है टीचर ने एक बार पढ़ा दिया, फिर आपको अगर वही सवाल लगाने को दिया तो आपने लगा लिया, यानी कि आपको समझ में आया था तभी आपने लगा लिया। फिर अगर उसी फार्मूले का यूज करके दूसरे सवाल भी शिक्षक आपको देते हैं तो आप क्या करोगे, उनको भी लगा लोगे, क्योंकि आपने क्या किया, उस एप्लीकेशन या उसका प्रयोग इतनी बार कर लिया है कि अब आप क्या हो गए, उसपे अभ्यस्त हो गए हैं। इसके बाद आता है विश्लेषण। दोस्तों, विश्लेषण आप तभी कर पाओगे जब आपने अनुप्रयोग किया होगा। अनुप्रयोग यहाँ पर आप देखिए, विश्लेषण का मतलब क्या है, विखंडित करना, रूपरेखा बनाना, तुलना दर्शाना आदि विश्लेषण के अंतर्गत आता है। यानी कि जब आपने उस ज्ञान को इतना सीख लिया है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको अलग-अलग करके उसकी एक-एक पक्ष की विवेचना कर सकते हैं। विश्लेषण का मतलब यही होता है कि पूरी समस्या के एक-एक खंड पर हम विचार कर सकते हैं, कहाँ पर क्या गलती हो रही है उसको हम सही कर सकते हैं, पूरी रूपरेखा बना सकते हैं, एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, विश्लेषण के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर आता है संश्लेषण। संश्लेषण में दोस्तों जो ज्ञान हमने सीख लिया, इतना ज्ञान हमने सीख लिया है कि अब हम क्या कर सकते हैं, उस ज्ञान का सृजन कर सकते हैं, उस ज्ञान को संगठित करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ नवीन खोज कर सकते हैं, कोई नवीन रचना हम बना सकते हैं, कोई नवीन रचना कर सकते हैं और सारांशीकृत कर सकते हैं। यानी कि जो ज्ञान हमने सीखा है, अगर किसी को हमें उसका सारांश बताना हो कि इसकी में मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं, तो हम उसको बता पाएँगे। पुनर्लेखन करना, यानी कि इतने अच्छे से हमारा अभ्यास हो चुका है कि हम किसी भी किताब को हमने इतने अच्छे से पढ़ लिया है कि हम अगर उसी तरीके से उसी टॉपिक पर हमको अपना विचार प्रकट करना हो तो हम बहुत अच्छे से उसको लिख सकते हैं। ये सब चीजें किसके अंतर्गत आएंगी, संश्लेषण के अंतर्गत। संश्लेषण का मतलब यही होता है कि खुद से कुछ नया सृजित करना, खोज करना भी इसको कहते हैं कि मतलब कुछ अपना नियम देना, या फिर जैसे आपको पता है फिजिक्स में बहुत सारे नियम होते हैं, इस तरीके से हम उन्हीं नियमों का प्रयोग करके किसी नए नियम का खोज करें या किसी नए नियम का आविष्कार करें तो ये हो जाएगा संश्लेषण। या किसी नई किताब का, हमने किसी नई किताब को लिखा, उसमें हमारी भाषा है तो हमने क्या किया, उसका संश्लेषण कर दिया, यानी कि कोई हमारी नई खोज है, किसी भी टॉपिक पर हमने कुछ नया लिखा। इसके अलावा देखिए लास्ट जो है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, ये सबसे उच्चतम स्तर है और इसके अंतर्गत मूल्य निर्धारण करना, औचित्य स्पष्ट करना आते हैं। इसका मतलब दोस्तों जब आपने इतनी सारी चीजें सीख ली, आपने ज्ञान लिया, उसका अवबोध किया, उसका प्रयोग किया विभिन्न परिस्थितियों में, विश्लेषण का मतलब आपने उसे अलग-अलग विखंडित करके भी देखा कहाँ क्या चीजें सही है, क्या गलत है। आपने फिर उसे सृजित किया, फिर से संगठित किया और एक नया नियम बना दिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, मूल्यांकन। ये सबसे उच्चतम स्तर है और इसमें हम क्या करते हैं, नवीन मूल्यों का निर्धारण या फिर मूल्यों का निर्धारण करते हैं। क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। यानी कि अब हम इतने योग्य हो चुके हैं, इतना ज्ञान लेने के बाद, कि हम किसी को भी क्या सही है, क्या गलत है इसके बारे में बता सकते हैं। कोई अपना
किसी भी टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक, देश में कोई घटना हो रही है उसके बारे में हम अपना विचार खुले तौर पर रख सकते हैं। किसी के भी विषय में औचित्य स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो मूल्यांकन है ये सबसे उच्चतम स्तर है। इन 6 का नाम आपको याद रखना है: ज्ञान, अवबोध या बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में आता है। मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को करके दिखाऊंगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा और यहाँ आपको आई बटन मिल जाएगा। आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। आप वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। आपको जितनी भी क्लास में ले रही हूँ सभी की फ्री पीडीएफ मिलेगी दोस्तों। आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए। आप लोगों को रेगुलर फ्री पीडीएफ जैसे हम देते आ रहे हैं वैसे ही देंगे। बस आप चैनल से बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। लगातार आप लोग के साथ भी हम ऐसे ही बने रहेंगे और नए नए वीडियोस आप लोग के लिए लेकर के आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।